हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है और डिराइव्ड फॉर्मूला है। मतलब कुछ क्वेश्चंस इतना कॉमन हो गए हैं फॉर डिफरेंट एंट्रांसेस कि वो जो क्वेश्चन के आंसर को आप फॉर्मूला की तरह याद रखना, ऐसे करके आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट हैपेंस व्हेन करंट पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस। है ना, इलेक्ट्रिकल करंट का पावर सर्किट में, मतलब डोमेस्टिक यूज में मोस्टली दो किस्म की यूज होता है। एक होता है उसका हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको कहोगे लाइटिंग इफेक्ट भी तो होता है? नहीं, लाइटिंग इफेक्ट जो है वो हीटिंग इफेक्ट का एक पार्ट है। व्हेन ए करंट पासेस थ्रू ए बल्ब, दैट बल्ब्स गेट हॉट। जब वो हाई टेम्परेचर में आ जाते हैं, उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो लाइट रेंज का आते हैं। जैसे सन इज ए हॉट बॉडी, वहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लाइट। सिमिलरली तो इलेक्ट्रिक करंट का पावर सर्किट में, पावर सर्किट मतलब डोमेस्टिक यूज में, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में अंतर क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए वायर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इट पासेस थ्रू ए वैक्यूम, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई मीडियम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और कोई कंडक्टिंग वायर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाते हैं। ठीक है, एनीवे अब हम देखने वाले हैं थर्मल इफेक्ट। जब किसी एक वायर के अंदर से कुछ करंट जाता है तो हीट एनर्जी इज डेवलप्ड। क्वेश्चन इज व्हाई हीट एनर्जी इज डेवलप्ड, है ना। दूसरी चीज है कि हम कभी कभी ऐसे भी देखते हैं कि सपोज हमारे घर में एक हीटर कॉइल है यहाँ पे, और ये हीटर कॉइल को आपने यहाँ पर पावर लगाया, पावर सप्लाई किया ऐसे। तो जैसे आप यहाँ पर कोई पावर सप्लाई करते हो, हीट इज जनरेटेड ओनली इन दिस जोन, नॉट हियर इन दिस वायर। इसके अंदर से भी तो करंट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई हीट जनरेट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है। नहीं, ऐसा क्यों होता है? अगर वायर से करंट फ्लो करने से हीट जनरेट होना चाहिए तो यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन कभी कभार देखे होगे काफी लंबे समय चलने के बाद ये वायर थोड़ा सा गर्म होता है, नहीं, लेकिन उतना सब्सटेंशियल हीट जनरेट नहीं होता है। For that we have to go to the basics of resistance, what it is। हम देखे थे कि जब किसी एक मटेरियल के अंदर से हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को पास करवाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ धक्का मुक्का मारते हुए कोई एक जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए ऐसे करते 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 निकल के बाहर आता है। नाउ हियर टू केसेस अराइज। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना न्यूक्लियस के साथ या तो टाइटली बाउंड है या फिर लाइटली बाउंड है। व्हेन इट इज स्ट्रांगली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस और व्हेन इट इज वीकली अटैच्ड, टू केसेस राइट। अब देखो सपोज यहाँ पर कोई एक बॉल है, फिजिकली सोचो, यहाँ पर कोई एक बॉल है और यहाँ पर दूसरा सिमिलर बॉल को अगर हम कुछ भी वेलोसिटी में फेंकेंगे, ये जब इसको टकराएगा, आप लोग पढ़े नहीं हो, देयर इज ए चैप्टर कॉल्ड कोलिजन, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर ये दोनों का मास बराबर है और दोनों के बीच में जब टकराव हुआ तो इलास्टिक कोलिजन होगा, तो ये जाएगा, इसको मारेगा और रुक जाएगा, और ये भी वेलोसिटी में भाग जाएगा। यू कैन डू इट विथ योर कैरम डॉट्स। नहीं, एक डॉट रखो, दूसरे डॉट को मारो, ये जाके रुक जाएगा, वो भाग जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि एनर्जी यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम स्क्वायर, टकराया, बाद में ये भाग रहा है हाफ एम स्क्वायर में, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, मतलब एनर्जी रिमेन सेम, नो एनर्जी इज डिसिपेटेड। पर सोचो कि मान लो कि आयरन बॉल से और यहाँ पर एक पावरफुल मैग्नेट है। नाउ दिस बॉल इज स्ट्रांगली अटैच्ड टू द मैग्नेट। नीचे रखें, टेबल के नीचे मैग्नेट रखें। अब जब ये धक्का देगा उसको, जैसे धक्का देगा क्या होगा, ये आके फंस जाएगा, ये निकल के जाएगा, लेकिन जब ये निकल के जा रहा होगा ये वापस इसको खींच रहा होगा, इसलिए ये कुछ दूसरा वेलोसिटी में निकल के आएगा, जो वेलोसिटी इनिशियल एक्चुअल वेलोसिटी से कम है। तो क्या हो गया, ये आके रुक गया, ये निकल गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी में से कुछ काइनेटिक एनर्जी गायब हो गया। वो क्या हो गया, दैट डिसिपेट्स एज हीट एनर्जी। समझ में आ रहा है? सो ये बाइंडिंग फोर्स डिसाइड करता है हीट एनर्जी होगा कि नहीं होगा। इफ यू टॉक अबाउट कंडक्टर्स, जिसमें ये बाइंडिंग फोर्स काफी वीक है, तो टकराया, निकल गया, कोई हीट जनरेट नहीं हुआ। बट व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन कंडक्टर्स और रेजिस्टर्स, उस केस में दिस बाइंडिंग फोर्स हैज ए इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तब जब ये धक्का देता है कुछ एनर्जी डिसिपेट होता है। सो व्हेन करंट पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस ओनली हीट एनर्जी इज डेवलप्ड।
आपका जो कनेक्टिंग वायर था टू द हीटर, यू आर यूजिंग कॉपर वायर्स दैट इज हैविंग नेग्लिजिबली स्मॉल रेजिस्टेंस, तो इसमें कोई हीट जनरेट नहीं होता था। समझ में आया? खाली हीटर कॉइल में ही हीट जनरेट होता था। Anyway, this is what is the fundamental behind why and how heat is generated when current is passing through the resistance. But how much heat will be generated? ये कोई आसान चीज नहीं है कि हम ऐसे हिसाब करके निकाल दें। हाँ, हीट जनरेट होगा, पता चल रहा है। So there is a law called Joule's law which says how much amount of heat will be generated. ठीक है? So we'll start with the first law that is called Joule's law. So today we are seeing thermal effect of current. ध्यान से देखना, पहला लॉ आता है जूल्स लॉ। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो सारे साइंटिस्ट अपने अपने नाम में डाल दिए हैं। आप लोग अगर निकाले होते तो अपने नाम पे एंजल्स लॉ बोलते और यूनिट होता एंजल, नहीं? हाँ, जूल्स लॉ क्या कहता है? कहता है व्हेन I एम्पियर ऑफ करेंट passes through a resistance R for R ohms, R ohm for t seconds। देखो मैं यूनिट के साथ लिख रहा हूं। The heat generated is given by H हो गया हीट, I स्क्वायर आर टी जूल्स, अपने नाम पे डाल दी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, प्रूफ करिए। लॉ मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, ऐसा होता है। somehow through experiments they could calculate, there is a dimensional method also to detect क्या होगा। ये सब डायमेंशनल मेथड से ही निकलता है। कितना हीट होगा डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन धक्का मार के जा रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी धक्का मार रहे हैं, तो दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन आर। कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा समय होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इट इज अंडरस्टूड दैट द हीट जनरेटेड विल डिपेंड अपॉन करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर व्हाट विल बी द रिलेशन, उसको निकालने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस करके एक मेथड है, आप चाहोगे तो कभी फ्री टाइम में बता देंगे, कोई भी चीज निकाल सकते हैं कि उसमें क्या होगा रिलेशन। इट इज आई स्क्वायर आर टी। बस आपको पता चलना चाहिए कि किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सारा पैरामीटर मिल गया तो यू कैन गेट द रिलेशन। समझ में आया? तो फिर अगर डिराइव कर सकते हैं तो लॉ कैसे बना? डायमेंशनल एनालिसिस में पता चलता है कि एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। व्हाट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको बताने के लिए किसके पास पावर नहीं है, उसको हमको एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन के थ्रू से निकालना पड़ता है और पता चलता है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो 1 है। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है जूल्स लॉ क्या कहता है। कहता है कि अगर आई एम्पियर करंट किसी एक रेजिस्टेंस की थ्रू से जा रहा है टी सेकंड के लिए, तो कितना हीट जनरेट होगा? आई स्क्वायर आर टी जूल्स। समझ में आया? सपोज आई से ए बैटरी और ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 volt was applied across a resistance of 5 ohm for 10 seconds. Find the amount of heat generated. Yes, कितना सिंपल है, आपको निकालना है कितना हीट जनरेट होगा। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। तो कहोगे कि आप अगर कोई एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का और इसके क्रॉस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 20 वोल्ट का, और ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के चलते इसके अंदर से कोई करंट गया, और आपको मालूम है कि जो करंट जाएगा दैट करंट इज V, इट इज V बाय R।
20/5 is 4 amperes. So what will be the heat generated? Heat generated in 10 seconds is I square R T. I square हो गया 4 का स्क्वायर, R हो गया 5 ओम, टाइम हो गया 10 सेकेंड, सो इट इज 800 जूल्स। आपके स्कूल में ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला का यूज करना है। क्या बात समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। नाउ वी कम अक्रॉस अ टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, वैसे अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी को देखे हम लोग इन द यूनिट ऑफ जूल्स, लेकिन जूल की यूनिट में कभी यूज नहीं होता इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है बाद में देखेंगे। लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज पावर। इलेक्ट्रिकल पावर is nothing but rate of heat generation। मतलब अगर किसी एक रेजिस्टेंस के अंदर से आई करंट जाता है वो भी t सेकेंड के लिए, और हीट जनरेट होता है H which is I square RT, तो t सेकेंड में हीट जनरेट हुआ H। पावर का क्या फॉर्मूला है? वर्क डन और एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। नहीं, वर्क डन बाई टाइम होता है पावर। कितना जल्दी जल्दी रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर। यहाँ पर रेट ऑफ हीट जनरेशन इज पावर। एच अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो गया टी सेकेंड में, तो पर सेकेंड कितना हीट जनरेट होगा? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। सो इट इज नथिंग बट हीट जनरेटेड पर सेकेंड। दैट इज इक्वल टू H बाई टी। H तो I स्क्वायर आर टी है, बाई टी क्या हो गया? I स्क्वायर आर। यूनिट क्या है? वाट। पावर का यूनिट है वाट। आप बल्ब खरीदने जाते हो, ये कितना वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब है, ऐसे कहते हो। सो दैट इज द रेटिंग ऑफ द पावर। I स्क्वायर आर वाट, यूनिट हो गया वाट। मतलब वाट क्या है? बेसिकली वाट इज नथिंग बट जूल्स पर सेकेंड। वाट का मतलब है जूल्स पर सेकेंड, ये हो गया वाट। ठीक है, ये वाट भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं, तो सब अपने अपने नाम पे डाल दिए। शुक्र है कि हमारे देश के लोग ये सब नहीं निकाले, नहीं तो यूनिट होता अशोक, नहीं हाँ, अविनाश, ऐसा कुछ यूनिट होता। उन लोगों का वाट, वोल्ट, ओम ऐसा हो गया। हम लोग का होता तो सोचो क्या होता। नहीं, क्या होता है ये? I स्क्वायर आर टी बाई टी इज इक्वल टू I स्क्वायर बाई आर। लियाडला लोग बोलते हैं हाँ मस्त। हमारे लोग नहीं निकाले, हम लोग बच गए, नहीं तो लिखने में बड़ा दिक्कत होता है। और हमारे यहाँ तो इतने सारे किस्म की टाइटल्स है, क्या क्या हाथी है, बाघ है, नहीं क्या नहीं है यहाँ पे। फिर याद रखते हैं आप लोग, 1 हाथी इज इक्वल टू हाउ मच बाघ। नहीं चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला आपको समझ में आया। ये जो चीज समझ में आया I स्क्वायर आर, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से भी लिखना चाहते हैं और आप लिख भी सकते हो। जैसे देखो कि जो हमारा रेजिस्टेंस R है, इसके अंदर से अगर I करंट जा रहा है तो इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो कितना है? IR है ना। तो यूजिंग V आई कैन राइट पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया? P को लिख सकते हैं I स्क्वायर R। अगर I के जगह हम लिख देते हैं V बाई आर, तो I के जगह V बाई आर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऊपर एक R है तो V स्क्वायर बाई आर, और एक I और एक R का प्रोडक्ट इज V, तो हम लिख सकते हैं V इंटू I। Are you getting? So you are getting 3 different formula related to। ये तीनों फॉर्मूला का यूज बड़ा खतरनाक है। कौन सा फॉर्मूला को कब यूज करना है ना। कोई पूछेगा कोई एक हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस को ज्यादा कर देंगे तो पावर बढ़ेगा कि घटेगा, एंड यू पीपल कंफ्यूज। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो पावर बढ़ना चाहिए,
इधर दिख रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो पावर घटना चाहिए, बढ़ेगा कि घटेगा नहीं। तो कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें सोच समझ के करना चाहिए। तो पहले हम तीनों फॉर्मूले को बढ़िया से समझेंगे। पॉइंट नंबर 4, पावर इज टेकन I square R when I is current through resistance R, और रेजिस्टेंस R के थ्रू से करंट आई जा रहा है तो पावर हो गया I square R। किसी के रेजिस्टेंस में करंट पता चल गया तो हम पावर निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब निकालेंगे? V square day R, when V is potential difference across the resistance R। ठीक है, अब सोचो आपके घर में पावर सप्लाई आया है और आप अपने घर में एक हीटर कॉइल लगाए, मान लो उसका रेजिस्टेंस R है, कुछ पावर डेवलप हो रहा है, आप ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे तो क्या होगा? पावर बढ़ेगा कि घटेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा? V कांस्टेंट रहेगा कि I कांस्टेंट रहेगा? सप्लाई वोल्टेज तो फिक्स है, यू आर सप्लाइड विथ 220 वोल्ट, सो V इज फिक्स्ड। वंस V इज फिक्स्ड यू आर चेंजिंग द रेजिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? तो हीटिंग कॉइल का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो पावर विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? तो ये डिपेंड करता है कि क्या कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट जा रहा है तो आपको करंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से कुछ जगह हम करंट के ऊपर लेके पावर निकालेंगे, जैसे फ्यूज वायर्स में होता है, कितना करंट ये विथस्टैंड कर सकता है। आएंगे धीरे धीरे डोमेस्टिक यूज में आएंगे। तो कौन सा केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये समझ में आना जरूरी है। एनीवे, तीसरा हुआ फॉर्मूला क्या है? VI, where I current is supplied across a potential difference of V volt। ये फॉर्मूला थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, थोड़ा मदद करना मेरा समझने में कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फॉर्मूला का राइट यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर क्या है मालूम नहीं है, बट हम देखते हैं कि इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है। मान लो कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये V वोल्ट है। अगर ये करंट दे रहा है ऐसे तो हम कहेंगे दिस ब्लैक बॉक्स इज सप्लाइंग पावर। ये कौन सा केस हुआ? V वोल्ट में I एम्पियर करंट निकल के आ रहा है, तो पावर कौन दे रहा है? ये दे रहा है। तो हम कहेंगे ऐसा अगर फिगर आया केस हमारा तो हम कहेंगे ये इसको ब्लैक बॉक्स कहो, इसके अंदर क्या है हमें मालूम नहीं है, ना ही हमको जानने में इंटरेस्ट है। हियर क्या हुआ? पावर सप्लाइड बाय ब्लैक बॉक्स इज इक्वल टू V इंटू I। समझ में आया? क्योंकि यूजुअली यहां से करंट निकलता है हायर पोटेंशियल से। अच्छा, मैं केस बदल देता हूं। आई टेक अनदर केस वेयर आई से हियर इज अनदर ब्लैक बॉक्स। अब इसके अंदर भी क्या है मालूम नहीं है, और यहां से भी करंट ऐसे निकल रहा है, और लेकिन पोलैरिटी उल्टा है, मतलब करंट यहाँ पर घुस भी रहा होगा, है कि नहीं? घुस रहा है तो निकल रहा है, यहाँ पर भी घुस रहा है तभी ना निकलेगा। किरचॉफ्स करंट लो, जितना करंट घुसेगा उतना ही निकलेगा। अब ये क्या है मालूम नहीं है, बट यू कॉल इट ए ब्लैक बॉक्स। इसके अंदर क्या है मालूम नहीं है। उसी तरह से हमें पता चला कि ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, करंट यहाँ से निकलना चाहिए, घुस रहा है। तो इन दिस केस यू से ये जो बॉक्स है ये पावर दे नहीं रहा है, ले रहा है। तो हम क्या कहेंगे? पावर सप्लाइड टू ब्लैक बॉक्स। ये इंपोर्टेंट है, ये पावर सप्लाइड बाई के जगह क्या बोलेंगे? टू ब्लैक बॉक्स इज VI, मतलब ये पावर ले रहा है, ये पावर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे कोई करंट I जा रहा है। चलो इसी को ब्लैक बॉक्स बनाते हैं। अब अंदर क्या है मालूम नहीं,
लेकिन आप इंटेलिजेंट हो, आपको मालूम है कि अंदर आर ठीक है ठीक है ठीक है, होता है होता है। रख के उसके ऊपर बैठ जाओ। देखो अब देखो, हाँ होता है कभी कभार ऐसे अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस आ रहा है और इधर से करंट आई जा रहा है। मैं क्या किया, एक ब्लैक बॉक्स बना के इसको छुपा दिया अंदर। क्या बता सकते हो इसमें कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल में, ये वाला पॉइंट हायर है कि लेफ्ट वाला हायर पोटेंशियल की राइट वाला हायर पोटेंशियल है? करंट ऐसे जा रहा है तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, मतलब दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर? हायर, यू नो ये एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये ब्लैक बॉक्स अभी पावर दे रहा है कि पावर ले रहा है? देखो हायर पोटेंशियल से करंट निकलना चाहिए, ले रहा है। कितना ले रहा है? V into I, हाउ मच इट इज? I square R। डिब्बा खोलो देखो अंदर हुई है, ये पावर ले रहा है कितना? I square R। समझ में आ रहा है क्या? The power consumed here, it is not delivering, it is taking power। नहीं, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर कोई एक बैटरी ऐसा है और ये हम कहेंगे ये बैटरी ऐसा है, देखो ध्यान से थोड़ा, ये बैटरी मान लो कि 6 वोल्ट का है, ये 1 ओम का है और ये बैटरी क्या कर रहा है? करंट दे रहा है 1 एम्पियर। क्या बता सकते हो ये 1 एम्पियर जो करंट दे रहा है, आज निकल रहा है यहाँ से, ये बैटरी पावर दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है। क्या आप इंटेलिजेंट बता सकते हो व्हाट इज द पावर गिवन बाय दिस बैटरी? VI। V मतलब ये हाई पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, V क्या है पता करो, इट इज V into I, लेकिन V क्या है? E minus IR है कि नहीं? E minus IR, I करंट निकल के आ रहा है तो यहाँ पर 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो मेरी बात समझ में आ रहा है? E minus IR, तो ये हो गया E minus IR, 6 minus 1 into 1, ये हो गया V into I कितना हुआ? 1, so it is coming out to be 5 watt। ये पावर दे रहा है, अंदर भी हीट जनरेट हो रहा है, लेकिन ये हीट तो उसका खुद का है, सिस्टम का अंदर का नहीं। ये पावर दे रहा है कितना? 5 वाट। अगर हम इसको 1 एम्पियर करंट फीड करते तो सोचो और बताओ कितना पावर लेता है? 1 एम्पियर जब दे रहा है तब ये पावर दे रहा है 5 वाट। अगर हम 1 एम्पियर करंट इसको इधर से सप्लाई करेंगे 7 वाट, मतलब पावर ले रहा है 7 वाट, दे रहा है 5 वाट। समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग अपॉन हाउ द करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट यू हैव टू अकाउंट फॉर V and I। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो हम कहेंगे पावर इज सप्लाइड बाय द सोर्स। पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट घुस रहा है तो हम कहेंगे पावर इज टेकन बाय द सोर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। जो ऊपर आपण लिखले पावर सप्लाइड बाय ब्लैक बॉक्स पिक्चर में सेडा कहीं ये भी है पहले तोड़े जो भी है तो हियर आल्सो दिस इज ए ब्लैक बॉक्स ओनली। ये बॉक्स के अंदर क्या है, क्या है मालूम नहीं। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, कैसे पता चला? क्योंकि करंट घुस रहा है। तो V का वैल्यू कितना है? V कितना है? यू नो बिकॉज़ देयर इज ए रेजिस्टेंस। I करंट जा रहा है तो V इज IR। अगर ये IR है और I करंट घुस रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल पे करंट घुस रहा है, ये डिब्बे के अंदर पावर जा रहा है कि ये पावर दे रहा है कि ले रहा है? ये ले रहा है, करंट घुस रहा है। तो लेकिन ऊपर जो ऊपर माइनस से भी तो भला ना। हाँ, तो ये माइनस पे, यहाँ पर तो माइनस से निकल रहा था। Here it is giving current, क्योंकि हायर पोटेंशियल कोई कौन सा बैटरी करंट दे रहा है बताओ तो? ये वाला बैटरी करंट दे रहा है कि ये वाला बैटरी करंट दे रहा है? कौन दे रहा है करंट? A और B। Who is giving current? B पे करंट निकल रहा है, इसमें तो करंट घुस रहा है कि नहीं? जिसमें करंट घुस रहा है वो पावर ले रहा है, जिसमें करंट बाहर निकल रहा है वो पावर दे रहा है। तो कहां पर हमें I स्क्वायर R करना चाहिए, कहां पर हमें V स्क्वायर बाय R करना चाहिए और कहां पर हमें VI करना चाहिए, ये बढ़िया से समझ में आना जरूरी है। तभी जाके हम इसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। समझ में आया? नहीं तो फॉर्मूला तो देखने में काफी सिंपल था, फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। देख लिए व्हाट इज पावर। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम है और इसका कोई डायरेक्शन भी है नहीं, सो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। एंड
फर्दरमोर यू नो इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ जाएगा? नहीं, जितना एनर्जी मिलेगा, हम तुमको जितना एनर्जी देंगे उतना ही एनर्जी कोई मिल बांट के लेगा। मान लो किसी सर्किट में एक बैटरी है, वो कुछ एनर्जी दे रहा है, बाकी सारा रेजिस्टेंस में कुछ कुछ एनर्जी हीट जनरेट हो रहा है, ये जितना देगा उतना ही तो निकलेगा, है कि नहीं? उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे? 5 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, the power supplied by sources in a circuit is equal to power consumed in resistances। समझ में आ रहा है? जितना पावर बैटरी सप्लाई करेगा सोर्स, उतना ही पावर रेजिस्टेंस में कंज्यूम होगा, उससे ज्यादा कम कहां से हो सकता है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा, दिस ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, नॉट अवेलेबल इन योर स्कूल बुक नॉर इन क्लास 12 बुक ऑल्सो। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बनता है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। सोचो कि यहाँ पे कोई एक बैटरी है, कितना वोल्ट का? 10 वोल्ट का, और यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई तीसरा रेजिस्टेंस है, ऐसे करके यहाँ पे कोई एक दूसरा बैटरी है, और ये कितना वोल्ट का है? चलो मानते हैं 6 वोल्ट। किसी तरह से पता चला, ये रेजिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है, यहाँ से निकल रहा है 8 एम्पियर करंट, और यहाँ से कुछ करंट जा रहा होगा, यहाँ से कुछ करंट जा रहा होगा, और पता चला यहाँ पे जा रहा है 3 एम्पियर करंट। यहाँ पे जो पावर जनरेट हो रहा है वो P1 है, यहाँ पर P2 है, ये P3 है। P1 क्या है? पावर जनरेटेड इन, सॉरी, P1 क्या है? पावर जनरेटेड इन, अच्छा, P1 is power generated in this resistance, P2 is the power generated in this resistance, P3 is the power generated in this resistance। समझ में आया? इन फिगर शोन, थोड़ा समझो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। In figure shown, if P1 is 12 watt, P2 is 6 watt, find P3। इसमें कितना वाट जनरेट हो रहा है? अब इसमें तो पावर जनरेट होगा कितना, ठीक है ना? तो सोचना है कि जितना पावर मिलेगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर उधर, है कि नहीं? ये वाला सोर्स है, ये वाला भी सोर्स है, ये वाला सोर्स 10 वोल्ट वाला सोर्स पावर दे रहा है कि ले रहा है? क्योंकि करंट निकल रहा है। कितना ले रहा है? V इंटू आई, 80 वाट। ये दे रहा है कि ले रहा है? ले रहा है। कितना? 6 इंटू 3, 18 वाट। ये दे रहा है 80 वाट, ये ले रहा है 18 वाट। बाकी जो बच गया, बाकी ये लोग मिल बांट के खाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखे हम लोग सॉल्यूशन में? कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन हुआ ऐसे, पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट इज इक्वल टू 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 वाट। पावर टेकन बाय 6 वोल्ट इज इक्वल टू, ये 6 वोल्ट वाला पावर ले रहा है, कितना ले रहा है? 6 इंटू 3 VI। फॉर्मूला क्या है? VI। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? 18 वाट। और ये जो P1, P2, P3 है, वो लोग वो पावर ले रहे हैं कि पावर दे रहे हैं? रेजिस्टेंस से ले रहे हैं पावर, नहीं? तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल पावर सप्लाइड इज इक्वल टू टोटल पावर कंज्यूम्ड। जितना हीट एनर्जी देगा उतना ही तो कंज्यूम होगा, उससे कम ज्यादा तो हो नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है?
पावर सप्लाइड कितना है, सिर्फ 10 वोल्ट पावर दे रहा है, 6 वोल्ट वो तो दे नहीं रहा है, ले रहा है पावर टेकन बाय, है कि नहीं? तो दे रहा है कौन, 80 वाट। ले रहा है कौन, ये बाकी P1 P2 ये सब ले रहे हैं। P1 P2 का वैल्यू मालूम है, तो P3 मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ तो जाले 80 इज इक्वल टू 18 प्लस 12 प्लस 6 प्लस, सो P3 इज 50 वाट, नहीं 36 हो गया, 36 हो गया तो 44 वाट। क्या ये चीज समझ में आया? कितना सिंपल तो है, ठीक है जी। कौन सा प्रिंसिपल पे बनाइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी देगा वही जाएगा। समझ में आया? अच्छा, तो अब हमें समझ में आ गया कि हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्मूला ऑफ by Joule's law, in the formula of H is equal to I square RT. Then we see the thermal power is given by I square R और V square by R और VI। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा हुआ कि हम देखें कि पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, एंड नेक्स्ट इज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना पावर सोर्स देंगे उतना ही पावर रेजिस्टेंस में कंज्यूम होगा, उससे कम ज्यादा हो नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए ये चीज को हम लोग अभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल के रूप में करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, two resistances ohm and 5 ohm are in series। 2 ohm और 5 ohm सीरीज में है, समझ में आ रहा है? दे आर इन सीरीज, ठीक है। दोनों सीरीज में लगे हैं, करंट फ्लो कर रहा होगा। इफ power developed across 2 ohm is 8 watt, find power developed across 5 ohm। देख लो, दो रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 5 ओम सीरीज में है। एक 2 ओम वाला है, एक 5 ओम वाला है, ये दोनों सीरीज में लगे। 2 ओम वाला है, ये 5 ओम वाला है, दोनों सीरीज में लगे। बोला 2 ओम में पावर हो रहा है कितना, 8 वाट, नहीं 8 वाट पावर हो रहा है। इधर कितना पावर हो रहा है, 8 वाट, और इसमें कितना है वो पता करना है, ठीक है। अब दोनों सीरीज में है, किसमें ज्यादा करंट होगा, 2 ओम में कि 5 ओम में? सीरीज में तो इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, है ना। इन सीरीज करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस। तो सपोज द करंट हियर इज I, तो पावर इन 2 ओम कितना हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू 2, एंड दैट इज गिवन 8। इसका मतलब I का वैल्यू क्या है, 2। सो पावर इन 5 ओम is again I square into 5, so it is 2 का square into 5 is 20 watt। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। I want to repeat the question with a small change।
क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 रेजिस्टेंसेस 2 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल। आप दिमाग खुद लगाओ, आर इन पैरेलल। If power developed across 2 ohm is 8 watt, what is power developed across 5 ohm? ठीक है, अगर 8 ओम में 2 ओम में पावर डेवलप्ड है 8 वाट 3.2 आम आदमी कितना जल्दी बता रहा है? अन्वेषणी क्षेत्र महान तो वेरी गुड। So 3.2 watt. Very good, very good. 3.2 is correct. 2 ohm and 5 ohm are in parallel. What will be same across both of them? V is same. Very good, very good. V is same across both of them. ये क्या हो गया इसका? ये V is same. ये 2 ohm है, ये 5 ohm है. Potential difference is same across both. दोनों की अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, ठीक है। सेम अक्रॉस बोथ रेजिस्टेंस। चलो मानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है भी, कुछ तो होगा, कितना है मालूम नहीं, लेकिन जो भी है दोनों के अक्रॉस में। नाउ पावर इन 2 ओम इज v स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं। पावर इन 5 ओम विल बी v स्क्वायर बाई 5, बिकॉज दोनों का v बराबर है। तो आप कहोगे पावर इन 5 ओम बाई पावर इन 2 ओम इज v स्क्वायर बाई 5 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर बाई 2। और पावर इन 2 ओम तो आपको दिया गया है, कितना? 8 वाट। So power in 2 ohm is given 8 watt. Power in 5 ohm will be 2 by 5 into power in 2 ohm. That is 2 into 8 by 5 is 3.2 watt. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. कितना सिंपल तो था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कोई एक सर्किट दिया गया है, आपका पसंदीदा सर्किट है। 3 ओम है, 6 ओम है, ये 4 ओम है, और मान लो कि कुछ 12 एम्पियर करंट जा रहा है। फाइंड power developed, find power developed in each resistance. Also find total power developed. टोटल पावर कितना होगा? समझ में आ रहा है? बोले हर एक रेजिस्टेंस में कितना पावर हो रहा है बताओ। ये तो कोई भी बता सकता है। कोई भी रेजिस्टेंस में पावर जानने के लिए उसके क्रॉस में भी पता कर लो या फिर थ्रू आई पता कर लो। आई स्क्वायर आर हो जाएगा पावर और वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा पावर। दोनों तरीके आपके पास है। मेक यूज ऑफ योर पसंदीदा मेथड टू फाइंड आउट द पावर। ये है हमारा सर्किट, ठीक है। थोड़ा इसको कलरफुल बना देते हैं। ये बन गया सर्किट, यस, मोटा सा सर्किट, यस। पूछा है बताओ व्हाट इज द पावर इन ईच रेजिस्टेंस। इफ यू कैन फाइंड आउट करंट थ्रू ईच तो हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है 12 एम्पियर करंट, यहाँ पर मान लो कि आ रहा है करंट x और यहाँ पर मान लो है y। सॉल्यूशन x करेंट इन 3 ओम। क्या आपको कोई फॉर्मूला मालूम है? घुसने वाला करंट है 12 एम्पियर। करंट डिवीजन फॉर्मूला क्या था?
opposite resistance by summation of the resistances into total current. 72/9 is 8 amperes. क्या बात समझ में आ रहा है? ये आपको पहले से याद होगा तरीका। अच्छा, Y क्या है? करेंट इन 6 ओम कितना होगा? 8 minus 4. हाँ, 12 minus 8 is equal to 4 ampere. चलो, now पावर इन 4 ओम कितना होगा? I square R वाला फॉर्मूला 12 square into 4 144 into 4 288 560 576 576 वाट। अच्छा, ये जो हमारा P3 है, 3 ओम में क्या पावर है? 3 ओम में है x स्क्वायर इंटू 3। x कितना है करंट इसमें? 8 एम्पियर। 8 का स्क्वायर इंटू 3 इज 64 इंटू 3 कितना होता है? 180 192 वाट। आया कि नहीं? है? ठीक है। Yes, sir. तो पावर इन 6 ओम कितना होगा? इट इज y स्क्वायर इंटू 6 I स्क्वायर। y कितना? 4 का स्क्वायर इंटू 6 इज 96 वाट। कितना सिंपल था। व्हाट इज द टोटल पावर? टोटल पावर पूछा है तो कैसे करेंगे? टू फाइंड आउट द टोटल पावर, यू नो पावर इज स्केलर क्वांटिटी। सब में कुछ कुछ पावर है, सबका पावर जोड़ो टू गेट द टोटल पावर। आपको होगी टोटल पावर इज इक्वल टू, इट इज 576 प्लस 192 प्लस 96 कितना हो रहा है? 884 वाट। तो अगर ये सर्किट में आपको टोटल पावर पूछा जाता तो क्या ऐसे आप सारा रेजिस्टेंस के पावर निकाल के जोड़ते? हम दूसरे तरीके से भी कर सकते ना। अगर हमें टोटल पावर निकालना है, मान लो खाली यही पूछा है, तो क्या करेंगे? लेट अस गो फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये सेकंड मेथड में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? अरे 3 और 6 पैरेलल में कितना होता है? 36। 2 इन सीरीज विद 4 बिकम 6। ये बन गया 6। इधर जा रहा है 12 एम्पियर करंट, है ना? तो फिर टोटल पावर कितना हो जाएगा? इट इज 12 का स्क्वायर इंटू 6 144 इंटू 6 इज 884 864। मैं थोड़ा मैथमेटिक्स में वीक हूँ। 864 वाट, जो कि यहाँ पर भी आया। यहाँ पर तो गलत लिखे। हाँ, यहाँ पर भी गलत है। कितना था ये? 864। क्या बात समझ में आ रहा है? तो टोटल पावर निकालने के लिए या तो आप सबका इंडिविजुअल पावर निकालो और जोड़ो, नहीं, या फिर दोनों तरीके हैं। क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग ट्राई कर सकते हो? चलिए, लेट मी गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। ये हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है और ये है दूसरा रेजिस्टेंस, ये है, ये ऐसा है, ऐसा है। 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, है ना? और ये तीनों रेजिस्टेंस में ये दिया गया है 2 ओम, ये दिया गया है 4 ओम, ये दिया गया है 6 ओम। If power across 2 ohm is 32 watt, find total power generated in circuit। क्या आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो? ये क्वेश्चन नंबर 4 था, नहीं? यस, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इससे पहले 3 था, ये हो गया क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4।
क्या कोई मेरा मदद करेगा इसको बताने में? कोशिश करो, सिंपल है, यू कैन डू इट। हर कोई कर सकता है। कब कौन सा मेथड से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी टोटल रेजिस्टेंस लेकर इसका कर देंगे, उसके लिए टोटल करंट जानना भी तो जरूरी है नहीं। कभी हम इंडिविजुअल पावर निकाल के जोड़ देंगे, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। अरे भाई हाँ बोलिए। 264 इज करेक्ट। अब देखिए ये सर्किट में यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, यहाँ पर कुछ दूसरा करंट जा रहा है नहीं। अच्छा पहले बताओ कि हियर ज्यादा फैला के नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यू आर ऑल इंटेलिजेंट फेलोज। क्या बता सकते हो हमें x स्क्वायर इंटू 2 का वैल्यू मालूम है क्या? 32 ये मालूम है। व्हाट? अच्छा क्या y हमें मालूम है क्या? हमें मालूम है कि 4 इंटू y इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू x, है कि नहीं? अच्छा तो y मिल गया क्या? या y कितना हो गया? 2x by 4, 2x by 4। अच्छा यहाँ से तो हमें x मिल चुका है, x कितना आया? 4 एम्पियर। तो 2x by 4 is 8 by 4 is nothing but 2 एम्पियर। अच्छा तो यहाँ पर z है करंट, क्या आप z बता सकते हो कितना है? x plus y by किरचॉफ करंट लॉ 6 एम्पियर। सब कुछ मालूम है। टोटल पावर, क्या ये हर एक स्टेटमेंट आपको समझ में आया? हर एक स्टेटमेंट समझ में आया? ये क्यों हुआ? y4y equal to 2x because 2 and 4 are in parallel, potential difference has to be same, है ही नहीं? तो 2x equal to 4y, वहां से हम y का वैल्यू निकाल दिए। अच्छा तो इसमें पहले हम देख लिए कि हमें दिया गया है x स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 32 वाट, जहां से पता चल गया कि x इज 4 एम्पियर। फिर हमें मालूम चला कि 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, तो 4y इज इक्वल टू 2x, y मिल गया 2 एम्पियर। बाय किरचॉफ्स करंट लॉ जितना करंट जाएगा वो इधर उधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो x प्लस y है, x प्लस y हो गया 6 एम्पियर। नाउ टोटल पावर, पावर इन 6 ओम, पावर इन 2 ओम, पावर इन 4 ओम। 6 ओम में कितना पावर है? 6 ओम में क्या करंट है? 6, so it is 6 square into 6। पावर इन 2 ओम तो दिया हुआ है, पावर इन 4 ओम हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 4, तो इट इज 264 वाट। वाट लग गया सबका, है कि नहीं? हाँ क्या ये सबको समझ में आया? ऐसा दूसरा क्वेश्चन देते हैं, कोशिश करो करने की, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। There are 3 रेजिस्टेंसेस। कितना सिंपल है, पूरा जलेबी की तरह है। आप लोग फटाफट कर लोगे। जलेबी जैसा क्वेश्चन है, जो कर लेगा और जलेबी भाई बनेगा। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये हो गया आपका से समथिंग लाइक 4 ओम, ठीक है। इफ पावर in 2 ohm is 100 sorry it is 72 watt, find total power consumed in the circuit। ये पूरा सर्किट में टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा? टोटल पावर कंज्यूम इन द सर्किट, ठीक है, ये बात है। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। 156 सिर्फ इसी में हुआ। अच्छा इसमें हुआ 72। ओ सो हो गया, तो
यस, यू आर करेक्ट। आम आदमी जीतेगा, ये बार आम आदमी तो जीतेगा। ये झाड़ू पे बैठ के हरी पटर की तरह उड़ेगा। आम आदमी जीत गया। आम आदमी का सिंबल क्या है? झाड़ू। देखिए ना, ये झाड़ू पे बैठेगा। अन्वेष अनिकेत महान तो आम आदमी है, और झाड़ू पे बैठ के 156 ये पूरा हैरी पॉटर की तरह उड़ेगा। 156। वेरी गुड। सेल्फ एफर्ट है कि साइड इफेक्ट है? सेल्फ एफर्ट था कि साइड इफेक्ट था? सेल्फ एफर्ट। अच्छा, तो दिया है कि 2 ओम में गया है, क्या है ये 72 वाट। मालूम नहीं है इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूं। लेट पीडी अक्रॉस each one is v, क्योंकि पैरेलल में। तो v स्क्वायर बाई 2 क्या दिया है? दिया है 72 वाट, नहीं P2। तो v का वैल्यू कितना हो गया भाई? 12 एम्पियर, 12 वोल्ट। समझ में आया? देन पावर अक्रॉस 3 ओम क्या होगा? तीनों का वोल्टेज बराबर है, क्योंकि दे आर ऑल इन पैरेलल। v स्क्वायर बाई 3, सो इट इज 12 स्क्वायर बाई 3। नहीं, कितना होता है? 144 बाई 3 कितना होता है? 48 वाट। और जो 4 ओम है, इसमें क्या होगा? v स्क्वायर बाई 4। मेरा कहने का मतलब सेम क्वेश्चन कैन बी इंटरप्रेटेड इन सेवरल वेज। आप लोग कैसे किए क्या मालूम? मैं ऐसा कर दिया है ना। तो v स्क्वायर बाई 4 कितना हो गया? v का स्क्वायर 144 बाई 4 इज 36। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा? टोटल पावर इज इक्वल टू, ये है पहला वाला 72, दूसरा वाला 48, पिछला वाला 36, सब मिलके 156। क्या बात समझ में आया? अब थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। A bulb is rated as 50 watt, 200 volt. Find रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। कोई बल्ब के ऊपर लिखा है कि इसका 50 वाट है, 200 वोल्ट है। मतलब क्या है? इफ यू अप्लाई 200 वोल्ट अक्रॉस इट, ये कितना पावर देगा? 50 वाट। नहीं, चलिए तो बोलता है इसका रेजिस्टेंस क्या है, बताओ। सॉल्यूशन कितना सिंपल है। यू नो द पावर इज गिवन 50 वाट और वोल्टेज दिया गया है 200 वोल्ट और रेजिस्टेंस पूछा है। क्या आपको कोई रिलेशन मालूम है? हाँ, क्या रिलेशन मालूम है? P इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। तो R क्या हो गया भैया? v स्क्वायर बाई P। तो इट इज 200 का स्क्वायर बाई P इज 50, सो इट इज 800 ओम्स। हाँ, 800 नहीं हुआ क्या? हो गया। कितना सिंपल था, नहीं? अगला क्वेश्चन, अब बोलोगे इसमें दिमाग क्या लगा? अगले क्वेश्चन में दिमाग लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिमाग लगेगा थोड़ा, जिनका जिनका है ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7। ए 33 वाट 176 वोल्ट बल्ब एंड a 62 watt 176 volt bulb are connected in series across a supply. Which bulb
ग्लोज ब्राइटर। कौन बल्ब जोर से ग्लो करेगा? क्वेश्चन देखो, समझ लो आराम से। दोनों बल्ब का वोल्टेज रेटिंग दिया है, पावर रेटिंग दिया है। कौन सा बल्ब जोर से ग्लो करेगा? मतलब दोनों का पावर निकालना है सीरीज में, नहीं तो वो निकालना है कौन सा बल्ब जोर से ग्लो करेगा। भाई देखिए, कौन सा बल्ब जोर से ग्लो करेगा? जिसका पावर ज्यादा है कि जिसका पावर कम है? जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है कि कम पावर कंज्यूम कर रहा है? ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, नहीं जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा जोर से ग्लो करेगा। ठीक है, देख लो। थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिए ताकि आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो जाए, बिना कैलकुलेशन के दिमाग लगाना। तो सेकंड वाला जोर से ग्लो करेगा। सेकंड वाला कितना है? 62 वाट 176 वोल्ट। ये वाला जोर से ग्लो करेगा। पहला आंसर आया सेकंड वाला। एनी अदर आंसर? बोलो 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 बोलो, कोई तो बताए। इसीलिए तो पहले वो क्वेश्चन को करवाया। चलो करते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो हमारे पास दो बल्ब है। फर्स्ट बल्ब में सेकेंड वाला जोर से ग्लो करेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट बल्ब में पावर क्या दिया है भैया? 33 वाट। और वोल्टेज क्या दिया है? 176 वोल्ट। मतलब 176 वोल्ट लगाओगे तो पावर देगा ये। अच्छा, दूसरा बल्ब में ध्यान से देखो, दूसरा बल्ब में पावर दिया है 62 वाट और वोल्टेज दिया है 176 वोल्ट। और दोनों का वोल्टेज बराबर है, नहीं? अच्छा, आप जानते हो कि रेजिस्टेंस इज V स्क्वायर बाई P। सोचो और बताओ कि पहला वाला का रेजिस्टेंस ज्यादा है कि दूसरे वाले का? दोनों का V बराबर है। जिसका P ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। सो R2 इज लेस देन R1। अब सीरीज में लगा दी, किसमें करंट ज्यादा जाएगा? सीरीज में करंट तो दोनों में बराबर होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें कम पावर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें ज्यादा पावर। मतलब जो ज्यादा वाटेज वाला बल्ब है वो धीरे धीरे चलेगा, जो कम वाटेज वाला है वो जोर से ग्लो करेगा। समझ में आया क्या? है ना। इन सीरीज, यस यस यस, इन सीरीज current is same, so I square R2 will be less than I square R1। I square R2 I square R1 से कम होगा। कौन सा बल्ब जोर से ग्लो करेगा? फर्स्ट बल्ब। फर्स्ट बल्ब ग्लोज ब्राइटर। समझ में आ रहा है क्या? इज इट अंडरस्टूड? हाँ, तो फर्स्ट बल्ब ग्लोज ब्राइटर। क्या मैं सबको ये चीज समझा पाया? 10 10 10। फर्स्ट बल्ब ग्लोज ब्राइटर। ठीक है, समझ में आया? चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं जिसको हम लोग अगले क्लास करेंगे। लेट अस नोट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8। A resistance of 4 ohm can develop a maximum power of 100 वाट। मतलब इससे ज्यादा पावर होगा, इतना गर्म होगा कि वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा। हीट होता है ना। अनदर रेजिस्टेंस of 3 ohm can develop maximum power
300 वाट। ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का कॉइल है और ये 300 वाट तक ग्लो करेगा। उससे ज्यादा करेंगे तो जल जाएगा, इतना गर्म होता है इसमें, है ना। फाइंड बिट नंबर 1, find what maximum power can be developed by bit number 1। ये डेवलप्ड में एक ठो पी होता है कि दो ठो? एक ठो होता है। चलो जो भी जो लिख दिए, जो मर्जी है, कभी एक कभी दो, नहीं अच्छा। कैन बी डेवलप्ड बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन, द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, two resistances in series develop powers in ratio 2:3 if they are put in parallel. What will be ratio of power developed across them? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, two coils of powers P1 and P2 have same voltage rating V। दो कॉइल का पावर P1 P2 है, लेकिन वोल्टेज रेटिंग दोनों का V है। मान लो कि एक है 200 वोल्ट 50 वाट, दूसरा है 200 वोल्ट 100 वाट, मतलब पावर अलग अलग है, वोल्टेज रेटिंग बराबर है। फाइंड टोटल पावर डेवलप्ड when they are connected across V volt supply bit number 1 being in series, दोनों को सीरीज में रख के, being in parallel, दोनों को सीरीज में रख के, दोनों को पैरेलल में रख के। समझ में आया? यस। क्वेश्चन नंबर 11, one heater coil can boil 5 kg water in
टाइम T1 टाइम में 5 kg पानी को बॉयल कर सकता है। Another heater coil of same voltage rating can boil 5 kg water in टाइम T2। ये T2 टाइम में बॉयल कर सकता है। पहला वाला बैठाओ, पहला वाला हीटर पे बैठाओ, टाइम T1 लगता है, पानी टुक डुक टुक डुक टुक डुक करता है। दूसरे में T2 टाइम लगता है, पहला वाला में T1, दूसरे में T2। इफ बोथ कॉइल्स आर पुट इन पैरेलल across same potential difference, how much time they will take, how much time they will take to boil 5 kg वाटर, 5 kg पानी को बॉयल करने के लिए कितना समय लेगा बताओ। एक कॉइल लेता है टाइम T1, दूसरा लेता है T2, और अगर दोनों को हम एक साथ पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं सेम वोल्टेज में, तो फिर ये कितना समय लेगा ये आपको बताना है। समझ में आ रहा है? Question number 12. Here is a circuit. ये दिया है 10 वोल्ट, ये दिया है 12 वोल्ट, ये दिया है 6 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ऐसे करके दिया है। और कैसे कैसे पता चला कि द करंट इन द सर्किट्स आर लाइक दिस। हियर इट इज गोइंग टू बी 2 एम्पियर, यहाँ पे जा रहा है 5 एम्पियर, ऐसा करके दिया है। और इफ पावर developed in R1 is in R1 is 16 watt, that in R2 is 11 watt. Find power in R3. समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके हो। ये 2 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, सब कुछ आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये कोई एक डिब्बा है, ये डिब्बे के अंदर एक ब्लैक बॉक्स है। क्या है मालूम नहीं है, लेकिन हमने कुछ ऐसा कनेक्शन दिया है इसके अंदर, और पता चला कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। जब इधर से हम 8 एम्पियर करंट भेजते हैं तो इधर से 3 एम्पियर करंट जाता है। फाइंड पावर सप्लाइड टू ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स को कितना पावर जा रहा है, अंदर क्या है मालूम नहीं, ठीक है।
फाइंड द पावर सप्लाई टू दी ब्लैक बॉक्स। इतना क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ट्राई करके लाओ एंड विल सी सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। होपफुली यू पीपल कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हूँ। आपका स्कूल में क्या क्वेश्चन आएगा? आपके स्कूल में तो सीधे सीधे आएगा आई स्क्वायर आर बी स्क्वायर बी आर, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। लेकिन हम लोग स्कूल के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, क्यों रजनिया? सर आप क्वेश्चन नंबर कौन सा चाहिए? हो गया? ठीक, ट्राई दिस क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।